Good morning, class student 7. Class 7 स्टूडेंट लिसन केयरफुली। आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, मतलब ज्योग्राफी का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, इट इज कंप्लीटेड। हम क्या देखने वाले हैं? फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर इन अ सिंगल वीडियो को नोट्स आपके पास है। रिफ्रेशमेंट के लिए कॉन्सेप्ट जो समझना होगा, इसको आप जितनी बार आपको जरूरत हो, ये आपके पास अवेलेबल होगा, अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ। और जो बातें मेरी नहीं समझ में आए वो पापा से पूछ लेना, लेकिन इसको देखना और समझने की कोशिश करना। नोट्स आपके पास है, मैं ज्यादा कुछ इस पे लिखने वाला नहीं हूं, जो जरूरत होगी वही मैं लिखूंगा। ओके, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। इसको जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। कुछ नहीं समझ में आए पापा से पूछिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आए स्कूल में आकर के मुझसे पूछिए। हमारा ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है, हमको क्या देखना है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट क्या देखना है? इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्वायरमेंट? व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट वो सारी चीजों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं जिसके जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। व्हाट एवर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। व्हाट एवर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब एक बात देखो, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो सकता है? पहली बात हो सकता है कुछ नेचुरल चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? नेचुरल। दूसरी क्या हो सकती है? मैनमेड हो सकती हैं, जो इंसानों ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बात देखो, इधर मेरी बात देखो। अभी सर के पास क्या है? सर के पास सामने एक कैमरा है, पीछे एक डिजिटल बोर्ड है, हाथ में एक मैग्नेटिक पेन है। तो सर के आसपास अभी क्या है? सारी चीजें क्या है? मैनमेड है। यहां पे कोई प्लांट्स वगैरह नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, कोई एनिमल नहीं है। तो दैट ऑल आर मैनमेड। तीसरे क्या हो सकते हैं? एबायोटिक। एबायोटिक किसमें होंगे बच्चों? नेचुरल में। नेचुरल इन्वायरमेंट में दो चीजें हो सकती हैं। मैनमेड जो होगा वो मैनमेड ही होगा। नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारे पास दो तरह की ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दैट्स ऑल आर आवर इन्वायरमेंट, व्हाट एवर प्रेजेंट इन आवर इन्फ्लुएंस। और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें पड़ी हुई हैं, दिखती हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। नेचुरल में हमारे पास दो तरह की चीजें हो सकती हैं। वन इज एबायोटिक। एबायोटिक सर, एबायोटिक मतलब? एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग, जैसे एयर, वाटर, रॉक्स है, माउंटेन्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज आर एबायोटिक। दूसरा क्या हो सकता है? बायोटिक। दूसरा क्या हो सकता है? बायोटिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल है, कोई बर्ड्स है, कोई इंसेक्ट है, दीज ऑल आर कॉल्ड बायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नेचुरल इन्वायरमेंट आपके पास जो भी होगा, इट मे बी अ रॉक, अ माउंटेन बाय योर साइड और अ एनिमल। थोड़ा सा इमेजिन करो, तुम पहाड़ पे बैठे हुए, एक हिल टॉप पे तुम बैठे हुए हो, तुम्हारे बगल में एक गोट, बकरी घास खा रही है। तो जो बकरी है और घास है वो क्या है? लिविंग, नेचुरल। लिविंग है और नेचुरल है, तो उनको क्या बोलेंगे? बायोटिक एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। लेकिन होल एज अ माउंटेन, माउंटेन क्या है? एबायोटिक एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल में हमारे पास क्या हो सकते हैं? एबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? मैनमेड। दूसरा क्या हो सकता है? मैनमेड, जिसको हमने बनाया है। तुम जिस व्हीकल से गए होगे, कार से गए हो या बाइक से गए हो, दैट ऑल आर मैनमेड इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट? लिसन, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या होगा? एक नेचुरल होगा। नेचुरल में क्या आएंगे? लैंड आएगा। नेचुरल में क्या आएगा? लैंड आएगा। अब लैंड बताओ, बायोटिक है या एबायोटिक है? सर, एबायोटिक है। ओके, एटमॉस्फेयर आएगा, हमारे आसपास एयर भरे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तुम कहोगे सर इट इज नॉन लिविंग, तो क्या हो गया? एबायोटिक। बायोस्फीयर है, यहां पे लायन है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ऑल आर लिविंग थिंग। तो बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे वो क्या हो गए? बायोटिक। ओके, वाटर है, वाटर में बायोटिक मिलते हैं, फिशेस, बट वाटर एज अ होल इज अ एबायोटिक, तो ये एबायोटिक है। दूसरा कंपोनेंट्स क्या है? ह्यूमन बीइंग। मैनमेड, मैनमेड मतलब बिल्डिंग्स बनाए, पार्क बनाए, रोड्स बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए। यहां पर तुम गए तो तुमको क्या मिला? तुमको क्या मिला? ये सारे हमने बनाए हैं, मैंस ने बनाए हैं। कोई ना कोई आदमी इनका कंस्ट्रक्शन, इनका डिजाइन किया है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मैनमेड इन्वायरमेंट। ओके, ह्यूमन, ह्यूमन का देखो, एक आदमी इंडिविजुअल, दिस इज योर फैमिली, एंड ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो कंपोनेंट में आपको यही दिखेंगे। तुमको नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आइडेंटिफाई करना होगा एज पर योर क्वेश्चन पेपर? विच वन इज बायोटिक एंड विच वन इज एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक इसमें एक ही कंपोनेंट में मिलते हैं, दैट इज नेचुरल। दैट इज नेचुरल। नेचुरल कितने तरह के होते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक। ह्यूमन बींग्स सारे बायोटिक होते हैं, और इधर मैनमेड
ऑल ऑलमोस्ट एबायोटिक. ओके, लिसन केयरफुली. अर्थ जो है ना, अर्थ इटसेल्फ इज अ स्फीयर, इटसेल्फ इज अ स्फीयर. ये अर्थ है. क्या है? अर्थ है. ये अर्थ है. अर्थ इस तरह से सर्किल नहीं है. इट इज लाइक अ फुटबॉल, इट इज लाइक अ फुटबॉल. एक स्फीयर है. फुटबॉल को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल फिगर. वो कैसा दिखता है? स्फीयर की तरह. ये बेंगल्स है, इसको क्या बोलते हैं? सर्किल. बेंगल्स, सर्किल. आप मम्मी के हाथ में देखे हो ना, दैट बेंगल, वैसा इसको सर्किल बोलेंगे. बट आवर अर्थ ही ना स्फेरिकल से. तो स्फीयर है. अर्थ एक खुद स्फीयर है और वो 4 डिफरेंट स्फीयर से घिरी हुई है. 4 डिफरेंट स्फीयर से घिरी हुई है. फर्स्ट इज द लैंड. द लैंड, जितने भी सॉलिड पार्ट है अर्थ सरफेस पे, उनको हम एक वर्ड में बोलना चाहें तो उनको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. क्या बोलते हैं बच्चों? लिथोस्फीयर. जितने भी, मतलब अर्थ का जितना सरफेस है, जैसा भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्यों बोलते हैं? लिथोज का मतलब होता है पत्थर, लिथोज का मतलब होता है स्टोन, लिथोज का मतलब होता है पत्थर, स्टोन, और स्फीयर का मतलब होता है फुटबॉल. जब भी टर्म स्फीयर आए ना, इमेजिन लाइक अ फुटबॉल. तो लिथोज, पत्थर का स्फीयर, दैट इज अर्थ, दैट इज अर्थ. द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. अर्थ जो है ना, अर्थ ने एक ब्लैंकेट, जब हमको ठंड लगती है तो हम एक ब्लैंकेट अपने अराउंड में करते हैं ना, ठंडी बचती है तो, इन विंटर सीजन, उसी तरह से अर्थ ने ना एक एयर का मिक्सचर ऑफ गैसेस का ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है. 3D में इमेजिन करो, सामने एक फुटबॉल है और चारों तरफ से, एवरी साइड से क्या होता है? एयर से घिरा हुआ है. किससे घिरा हुआ है? एयर से. उस एयर को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. उस एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस और मिक्सचर ऑफ एयर को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. फर्स्ट हमारा स्फीयर क्या है? पैर के नीचे लिथोस्फीयर, सर के ऊपर एटमॉस्फेयर, सर के ऊपर एटमॉस्फेयर. अर्थ पे सिर्फ सॉलिड पार्ट नहीं है. अर्थ पे देयर इज अ रिवर्स, देयर आर ओशंस, देयर इज पॉन्ड, लेक, व्हाटएवर. कहीं पर भी तुमको पानी दिखे, वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो. सॉलिड फॉर्म मैंने क्यों बोला? माउंटेन टॉप पे हमको स्नो मिलते हैं, ग्लेशियर मिलते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं. तो उन सारे पानी को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर को, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, इवन की गैसियस फॉर्म, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उनको भी इंक्लूड करके, और अंडरग्राउंड वाटर को भी इंक्लूड करके हम एक स्फीयर में रखते हैं. सारे पानी को अगर एक साथ बोलना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. फर्स्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, लिथोस्फीयर. लिक्विड पार्ट, all types of water, water vapor in the air, underground water, surface water का मतलब क्या? water in the river, water in the ocean, water in the lake, water in the pond. उन सब को कलेक्टिवली वाटर को रिकॉग्नाइज करना है. एक वर्ड में हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर. क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर. ये तीनों, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिल करके एक चीज को सपोर्ट करते हैं. समझो, तीन पैर वाला एक कैमरा स्टैंड, और इस पे क्या बैठा हुआ है? कैमरा. इस पे क्या है? कैमरा. इस पे क्या है? कैमरा. 3 स्टैंड वाला कैमरा स्टैंड पे क्या है? कैमरा. एक क्या है? लिथोस्फीयर, दूसरा हाइड्रोस्फीयर, तीसरा एटमॉस्फेयर. और ये तीनों मिलकर के किसको पकड़ के रखते हैं? बायोस्फीयर को. किसको पकड़ के रखते हैं? बायोस्फीयर को. अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो कैमरा भी ऊपर नहीं रहेगा. और बायोस्फीयर में क्या मिलता है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से लेके ब्लू व्हेल, द लार्जेस्ट एनिमल बैक्टीरिया से लेके ब्लू व्हेल तक, और एक छोटी सी एल्गी, सबसे छोटा प्लांट एल्गी से लेकर के एक बड़े से बनायन ट्री तक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक साथ वो कहां रहते हैं? बायोस्फीयर में. और ये बायोस्फीयर किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल लो. तुम घर कहां बनाते हो? जमीन पे. खाना खाने के लिए खेती कहां करते हैं? जमीन पे. हम जिंदा रहने के लिए पानी कहां से लेते हैं? हाइड्रोस्फीयर से. हम सांस कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से. और इस तरह से ये तीनों मिल करके एक बायोस्फीयर बनाते हैं जिसमें सारे लिविंग वर्ल्ड रहते हैं. बायोस्फीयर का मतलब लिविंग वर्ल्ड. तो अर्थ इटसेल्फ एज अ स्फीयर is surrounded by 4 more sphere. One is lithosphere, the solid portion of the earth. Atmosphere, gaseous covering or envelope of the earth. Hydrosphere, all the water bodies collectively is called hydrosphere. Biosphere, all living form, जो भी आपको दिखता है, मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, everything,
एवरीथिंग, प्लांट, ये सारे कहाँ पे आ जाते हैं? बायोस्फीयर। तो कंपोनेंट्स ऑफ, हमने अभी तक क्या देखा? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी नेचुरल और मैनमेड, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल होगा तो क्या होगा? ए बायोटिक होगा या बायोटिक होगा। ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, उसमें क्या होगा? नेचुरल, मैनमेड एंड ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, ह्यूमन क्या रहता है? या तो अकेला रहता है, या फैमिली के साथ रहता है, या ग्रुप में रहता है। और उधर नेचुरल और मैनमेड का मैंने बता दिया। मैनमेड जो हमने बनाया, मैनमेड जो हमने बनाया। ओके, वेरी गुड, लिसन केयरफुली। नाउ इट्स टाइम फॉर इकोसिस्टम। क्या होता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब व्हाट? अ सिस्टम इन विच different organism interact with each other as well as their physical environment। एक ऐसा सिस्टम जहां पे एनिमल्स आपस में तो इंटरडिपेंडेंट रहते ही हैं, उसके साथ साथ वो अपने फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जमीन से, हवा से, पानी से, ये जो स्फीयर है ना सारे, इससे भी डिपेंड करते हैं। ऐसे सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अलग अलग होता है। जैसे देखो, ये क्या है? एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। क्या है? एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। लिसन केयरफुली। इसमें ये जो पॉन्ड स्टेकर है ना, एक मकड़ी जैसा छोटा सा जानवर होता है जो पानी के ऊपर दौड़ता है। उसको कौन खाता है? फ्रॉग। उसको कौन खाता है? फ्रॉग। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है, रहने के लिए पानी चाहिए, इसको ये खाता है। फिशेस भी इसको खाती हैं। फिर इनको ये कौन खाता है? दिस इज अ स्टार्क, बगुला, स्टार्क। बर्ड्स ये कभी कभी इनको कैच करता है, मस्क्यूटो के लार्वा को कैच करता है, फ्रॉग को कैच करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेडपोल है, फिश के इग्स वगैरह हैं, वो डिफरेंट इंसेक्ट खाते हैं, फिर दूसरी फिशेस खाती हैं। तो यहां पे तुम एक बात देख रहे हो, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर यहां से सारे पॉन्ड स्टेकर मतलब वो जो दौड़ता है और ये मस्क्यूटो को हटा दोगे तो फ्रॉग क्या खाएगा? छोटी छोटी जो फिश होती हैं जो दिखती भी नहीं है, वो क्या खाएंगी? तो वो सारी फिर ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। तो एक इकोसिस्टम जो होता है, एक सिस्टम जो होता है, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि सारे एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड एंड उस इकोसिस्टम में रहते हैं एज अ शेल्टर। जैसे पॉन्ड में रहने वाले सारे जीव यहां मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल तुम यहां पे देखोगे, ये क्या है? एक ग्रासलैंड है। क्या है? ग्रासलैंड। ऑल दीज एनिमल्स आर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर ऑफ हार्बीवोरस। देख क्या? हार्बीवोरस, ये सारे घास खाते हैं। यहां पे घास खाने के लिए और कौन ऑर्गेनिज्म हो सकता है? तो यहां पे होगा ये ग्रास होपर होगा, रैबिट होंगे, यहां पे चूहे होंगे, मतलब रैट्स होंगे। वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ग्रास होपर ग्रास को खाएगा, उसको फिर चूहा खाएगा, चूहे को फिर बर्ड्स खाएंगी, फिर रैबिट आएगा, रैबिट भी घास खाएगा, रैबिट को फिर कोई प्रेडेटर बर्ड्स उठाएगी। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑलवेज हैपन इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। तो ऐसे में क्या होता है? ग्रास इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम में तुमको कैसे प्लांट दिखेंगे? तो अलग अलग इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंगली एडेप्ट हो जाते हैं। ऐसे सिस्टम में क्या होता है? एनिमल्स आर interdependent for their requirement on other organism as well as on the physical environment is called ecosystem। ओके, लेकिन पहले तो ये ऑर्गेनिज्म आए, इंसेक्ट आए, उसके बाद कौन आया इस इकोसिस्टम में? अर्थ एज अ होल इज अ इकोसिस्टम। यहां पे आए ह्यूमन। कौन आए? ह्यूमन। ये क्या करते हैं? दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमन को छोड़ दिया जाए तो ये सारे ऑर्गेनिज्म एडेप्ट करते हैं। जैसा सिचुएशन वैसा इनका एक्शन। एडेप्ट करते हैं मतलब अगर इनको भूख लगी और मछली नहीं है, भूख लगी, जस्ट इमेजिन इस बर्ड्स को क्या लगी? भूख वो फील कर रहा है, बट उस पॉन्ड में एक भी फिशेस नहीं है। तो ये बगुला क्या कर सकता है? चुपचाप भूखे रहेगा। बट ह्यूमन बींग्स इसको, ये एक ऐसा ह्यूमन बींग्स है, मतलब एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है, दैट इज ह्यूमन बींग्स, जो अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। तो विच ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई द इन्वायरमेंट? ओनली ह्यूमन बींग्स। हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। पहले हम जंगल में रहते थे, फिर हमको थोड़ा सा हम डेवलप हुए तो हमने क्या किया? झोपड़ी, हट्स बनाए। उसके बाद हम थोड़ा सा डेवलप हुए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए। फिर हमको इंप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ी, इकोनॉमी बढ़ी, उसके लिए हमने क्या बनाया? इंडस्ट्री बनाए और पूरी अर्थ को पॉल्यूट कर दिए। तो ह्यूमन बींग्स ने अपने लिए ये सारी हरकतें की और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करता। और आज ऐसा है कि फाइनली ह्यूमन बींग्स अपने आप को तो डेंजर में डाले ही, बाकी पूरे अर्थ को भी साथ साथ डेंजर में डाल के रखे।
ओके, खैर ये आगे की बात है, आप लोग और थोड़े बड़े हो जाओगे तो ये बात समझ में आएगी। आपको अभी क्या याद रखना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, दैट इज ह्यूमन बींग्स, दैट इज ह्यूमन बींग्स। ये सारे कॉन्सेप्ट है। रही बात नोट्स की, ये आप सुनोगे और बाकी नोट्स में देख लोगे। आई बात समझ में? ओके, यहां पे आपका ये इन्वायरमेंट चैप्टर में आपको इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए था। उसके बाद हम क्या देखेंगे, योर सेकंड चैप्टर इज इनसाइड आवर अर्थ। अभी हमने इन्वायरमेंट में अर्थ के ऊपर देखा, अब हम कहां चलेंगे, अर्थ के अंदर। कहां चलेंगे, अर्थ के अंदर। योर लेसन 2, अर्थ के अंदर। तुमने ओनियन देखा है? अगर नहीं देखे हो तो किचन में जाओ, मम्मी जब ओनियन काट रही होगी तो देखना, ओनियन में लेयर होता है। ओनियन में क्या होता है, लेयर होता है। उसी तरह के लेयर से हमारी अर्थ बनी हुई है, उसी तरह के लेयर से हमारी अर्थ बनी हुई है। ओनियन में बहुत सारे लेयर होते हैं, लेकिन हमारे अर्थ में तुमको सिर्फ 3 लेयर के बारे में पढ़ना है। ओनियन में कितने लेयर होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जितना बड़ा ओनियन उतना ज्यादा लेयर, बट अर्थ में आपको 3 ही लेयर पढ़ना है। कितने लेयर पढ़ने हैं, 3 लेयर। याद रखो, ऊपर से देखना शुरू करोगे, जो हमको दिखता है, जो हमको दिखता है ऊपर से, जिसपे हम चलते हैं, खड़े रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट कितना किलोमीटर है, क्रस्ट का डेप्थ कितना किलोमीटर है, 35 किलोमीटर। कितना है, 35 किलोमीटर। क्रस्ट की मैक्सिमम थिकनेस कितनी है, 35 किलोमीटर। हम इग्नोर यहां पे क्या कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, हम इग्नोर यहां पे क्या कर रहे हैं। तुम कहोगे कि सर अर्थ माउंटेन पे तो मोटी होगी, नहीं बच्चे, वो लिथोस्फीयर का फोल्डिंग है, माउंटेन एक फोल्डिंग है। अर्थ को जब तुम 35 किलोमीटर तक खोद दोगे, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है, हम 35 किलोमीटर तक जा ही नहीं सकते अर्थ में, तो 35 किलोमीटर खोद दोगे तो तुम क्या कर लोगे, अर्थ के क्रस्ट वाले लेयर को, फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, क्रस्ट वाले लेयर को तुम ओवरटेक कर जाओगे। उसके बाद तुम दूसरे लेयर में जाओगे, दूसरे लेयर का नाम क्या है, मेंटल। दूसरे लेयर का नाम क्या है, मेंटल, और ये है 2900 किलोमीटर। कितना है, 2900 किलोमीटर। मेंटल की थिकनेस कितनी है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। देखो क्रस्ट कितना है, ओनली 35। अभी मैं एक और बात बताऊंगा, हमारे क्रस्ट पे ही ना ये जो ग्रीन पैच तुमको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड लैंड मास, और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ओशियन। तो ओशन भी तो क्रस्ट पे ही है ना, तो वहां पे गड्ढा होगा, पानी भर गया, बहुत बड़ा गड्ढा है और वहां पे बहुत पानी भर गया, तो वो क्या बन जाता है, समुद्र। वो क्या बन गया, समुद्र, ओशन बन गया। ओशन जब गड्ढा हो गया तो क्रस्ट क्या हो गया, पतला हो गया। तो ओशन के नीचे क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, ओनली 5 किलोमीटर। कितनी है, ओनली 5 किलोमीटर। तो अर्थ, या तो अर्थ का क्रस्ट जो है वो मोटे से मोटा हो सकता है 35 किलोमीटर, और पतला कितना हो सकता है, 5 किलोमीटर। बट मेंटल जो है यूनिफॉर्म है। मेंटल क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है। वो 29 किलोमीटर डेप्थ तक क्या है, मेंटल। और ये मेंटल जो है वो मोल्टेन स्टेट में है। मेंटल क्या है, मोल्टेन स्टेट में है। मतलब यहां पे जो भी चीजें हैं, जो भी रॉक्स हैं, मिनरल्स है, वो सारे क्या हैं, दे आर इन द लिक्विड फॉर्म, दे आर इन द लिक्विड फॉर्म। व्हाई, ड्यू टू द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसीलिए जब तुम कोई ड्रिल मशीन लगा करके 4 to 10 किलोमीटर तक अंदर जाओगे ना, तो वो पिघल जाएगा। क्यों, ड्यू टू द हीट ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द हीट ऑफ द अर्थ। तो हम कभी अंदर जा ही नहीं सकते, हम कभी अंदर जा ही नहीं सकते। रिसेंटली रसिया में कोशिश किया गया, चाइना में कोशिश किया गया, तो हार्डली हम लोग कितना किलोमीटर तक ड्रिल कर चुके हैं, 12 किलोमीटर। तुम्हारे बुक में दिया हुआ है 4 किलोमीटर। 6 to 10 किलोमीटर इज अ मैक्सिमम डेप्थ जो हम अभी तक पा चुके हैं, इससे अंदर नहीं जा सकते। सबसे इनर कोर को क्या, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं, कोर। क्या बोलते हैं, कोर। और कोर कैसा है, सॉलिड। पहले क्या है, सॉलिड। सॉलिड क्या है, क्रस्ट। ये सब याद रखो। सेंटर में क्या है, लिक्विड, और लिक्विड क्या है, मेंटल। क्या है, मेंटल। और इसके नीचे क्या है, कोर। कोर क्या है, सॉलिड। सैंडविच खाए हो, सैंडविच देखा है, ऊपर में सॉलिड ब्रेड, नीचे में सॉलिड ब्रेड, और बीच में बटर, बीच में बटर, मोल्टेन। उसी तरह से अर्थ का लेयरिंग है, उसी तरह से अर्थ का लेयरिंग है। अर्थ का लेयरिंग इज जस्ट लाइक अ सैंडविच। बीच में क्या होता है, बटर का लेयर, मोल्टेन स्टेट में। ऊपर सॉलिड, एक ब्रेड, नीचे सॉलिड, एक ब्रेड, दैट इज अर्थ, दैट इज अर्थ। अब देखो लिसन केयरफुली, यहां पे अर्थ क्या चीज की बनी हुई है, रॉक की। अर्थ क्या चीज की बनी हुई है, कंप्लीट अर्थ इज मेड अप ऑफ, मैं ये नहीं बोल रहा कि सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट जो मोल्टेन, जो मेंटल है, वहां पे
रॉक क्या है, मोल्टेन स्टेट में है, दे आर इन द लिक्विड फॉर्म जस्ट लाइक बटर, थिक लिक्विड फॉर्म। तो लिसन, अर्थ कंप्लीटली क्या चीज की बनी हुई है, रॉक्स की। क्या आंसर होगा तुम्हारा, रॉक्स। रॉक क्या चीज के बने होते हैं, मिनरल के। रॉक क्या चीज के बने होते हैं, मिनरल के। तो अर्थ, फर्स्ट अर्थ मेड अप ऑफ रॉक, रॉक्स मेड अप ऑफ मिनरल्स। एंड व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स क्या हो गए, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका हो गया, दीज आर मिनरल्स, दीज आर मिनरल्स। एल्यूमिनियम हो गया, जो भी हमारे यूटेंसिल्स हैं, स्टील हो गया, आयरन हो गया, दीज ऑल आर कॉल्ड मिनरल्स। याद क्या रखना है, अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक, rocks are made up of minerals and minerals is maybe two types, metallic, non-metallic, metalloids, it is a different thing। but आपको दिमाग में क्या रखना है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आपने घर में देखे होंगे कुछ यूटेंसिल्स वगैरह, उसके बाद स्टील के देखे होंगे, आयरन के रॉड देखे होंगे, घर में हम बनाते हैं, घर में रखते हैं। तो दीज आर कॉल्ड मिनरल्स नेचुरली। तो दीज आर मिनरल्स, इनसे क्या बने होते हैं, रॉक्स। और रॉक से क्या बना रहता है, अर्थ। रॉक से क्या बना रहता है, अर्थ। अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक, दैट्स वाई हमको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रॉक, टाइप ऑफ रॉक। एंड व्हाट इज रॉक, रॉक इज अ कंपोज्ड ऑफ वन और टू मिनरल्स। रॉक इज अ कंपोजिशन ऑफ वन और टू मिनरल्स, टू और मोर मिनरल्स, कुछ भी बोल सकते हो। रॉक इज अ सॉलिड मैटर कंपोज्ड ऑफ वन, टू और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक। रॉक कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस, लैटिन वर्ड में इग्निस का मतलब होता है फायर। इग्निस का मतलब क्या होता है, फायर, आग। इग्निस का मतलब क्या होता है, आग। तो इसको हिंदी में आग्नेय रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आग्नेय रॉक, क्योंकि ये आग से बनता है। जो मोल्टेन है ना, जो मोल्टेन मेंटल में जो रॉक्स हैं, वो वोल्केनिक इरेप्शन से या फिर कभी कभी अर्थ में क्रैक्स आ जाने से वो बाहर निकल आते हैं। क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। जब अंदर रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, माग्मा। क्या बोलते हैं, माग्मा। मैं आपको फोटो दिखाता हूं। दिस इज अ वोल्केनो, दिस इज वोल्केनो। जब तक ये अर्थ के अंदर है इसका नाम क्या है, माग्मा। जैसे ही ये अर्थ के बाहर आया इसका नाम क्या हो जाता है, लावा। क्या हो जाता है, लावा। व्हेन मोल्टेन रॉक remains inside the crust is called magma, is called magma। जैसे ही वो वोल्केनिक इरप्शन से या क्रैक्स से बाहर आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, लावा। उसको हम क्या बोलते हैं, लावा। तो जो बाहर आकर के फिर ठंडे होकर के सॉलिड हो जाता है, जो बाहर आया और ठंडा हुआ और सॉलिड हो गया, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्स मतलब बाहर, एक्स मतलब बाहर। जो माग्मा अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल के इन्वायरमेंट में ठंडा हुआ, अर्थ के सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव। कोई कोई माग्मा निकलने की कोशिश करता है बट अंदर ही फंस गया। दिस इज अ वोल्केनो। ये क्या है, एक वोल्केनो। इधर से माग्मा, यहां बहुत सारे माग्मा है, यहां से आया और यहीं पे फंस गया। इट इज इनसाइड द अर्थ, और ये कहां आ गया, बाहर, आउटसाइड द अर्थ। तो ये जब बनेगा तो ये क्या बनेगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। और ये क्या बनेगा, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब इनसाइड द अर्थ। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हम माइंस से निकालते हैं। ग्रेनाइट कहां से निकालते हैं, माइंस से। महाराष्ट्र में एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल रखोगे बेसाल्ट। क्या है, बेसाल्ट। आप लोग याद रखिएगा बेसाल्ट। ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन रॉक का बहुत शार्प ब्लेड बनता है, ये भी याद रख सकते हो। बट महाराष्ट्र की सारी धरती किस मिट्टी, किस रॉक से बनी है, बेसाल्ट रॉक से। और बेसाल्ट रॉक कैसा रॉक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। पुराने जमाने में प्रिमिटिव अर्थ में महाराष्ट्र के रीजन में बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो सारा एक लेयर बन गया बेसाल्ट का। वो क्या था, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो महाराष्ट्र ब्लैक कॉटन सोयल, इससे बहुत अच्छा कॉटन, इसलिए महाराष्ट्र में कॉटन की बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। तो ये क्या है, बेसाल्ट। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है, बेसाल्ट। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट, जो जमीन के अंदर ही फंस करके स्लोली स्लोली ठंडा हो गया। इट इज अ वेरी हार्ड रॉक। तो इसका हम फ्लोरिंग करवाते हैं अपने घर में, ग्रेनाइट को। और ग्रेनाइट राजस्थान वगैरह से मंगाया जाता है।
उसको अंदर से काट करके निकाला जाता है, माइनिंग की जाती है। सेडिमेंट्री रॉक, लैटिन वर्ड में सेडिमेंट्री का मतलब होता है लेयर बाय लेयर। क्या होता है? लेयर बाय लेयर। सोचो कहीं से कुछ भी हो करके घिस घिस करके स्लोली डिपोजिट होकर के डिपोजिट, एक लेयर के बाद एक लेयर के बाद लेयर के बाद एक पत्थर बन जाता है, लेयर के बाद एक। आप कभी भी ना ऐसा कुछ भी देखोगे ना, बरसात के मौसम में ऐसा पानी जमा हो करके, धूल वगैरह बह करके एक जगह जमा हो करके वो बड़ा हो जाता है। तो लेयर बाय लेयर जिसको बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक में हमको क्या मिलते हैं? फोसिल। क्या मिलते हैं? फोसिल। इमेजिन करो ना कि कोई इंसेक्ट था, उस पर बैठा हुआ था, तब तक आकर के एक सेडिमेंट का लेयर उस पर बैठ गया, इंसेक्ट उसमें क्या हो गया? दब गया। कुछ दिनों के बाद वो मिलेगा तो वहां पे इंसेक्ट का ऐसा रिमेन्स पार्ट बचा रहेगा, और हम उसको जब पत्थर ऐसा टूटेगा ना तो पता चलेगा अरे यार यहाँ पे कोई इंसेक्ट था। तो सिर्फ फोजिल कहां हमको मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक में दोनों में अगर डिफरेंस पता चल गया ना तो मेटामॉर्फी का कोई मतलब नहीं है। मेटामॉर्फी का कोई मतलब नहीं है। मेटामॉर्फी का मतलब होता है रूपांतरित रॉक। क्या होता है? रूपांतरित रॉक। जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को एक्सट्रीम प्रेशर वो कहां मिलेगा? अर्थ के अंदर। और टेम्परेचर वो कहां मिलेगा? अभी हमने देखा अर्थ के अंदर। एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर लगा दिया जाए तो लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। किसमें बदल जाता है? मार्बल में। लाइमस्टोन को अगर दबा दिया जाए एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल एंड मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। मीन्स रूपांतरित रॉक। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है? रूपांतरित। इसने अपना चेहरा, रूप मतलब फेस बदल लिया। पहले क्या था? लाइमस्टोन, उसके बाद क्या बन गया? मार्बल। उसके बाद क्या बन गया? मार्बल। दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक आर द रॉक which are formed by either igneous rock or sedimentary rock in the presence of high temperature and high pressure is called metamorphic rock. मेटामॉर्फिक रॉक कोई अलग से नहीं होता। जो इग्नियस रॉक, जैसे लिसन केयरफुली, जैसे कोल है, कुछ कोल के माइनिंग में हमको क्या मिलता है? डायमंड। लेकिन सारे कोल के माइन में हमको डायमंड नहीं मिलता है। जिस जगह पे प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होता है, कोल इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड। तो कोल किस में कन्वर्ट हो गया? डायमंड में। तो कोल एक क्या है? कोल इज ऑर्गेनिक। कोल इज अ टाइप ऑफ रॉक बट इट इज अ फ्यूल रॉक मेड अप ऑफ प्रिमिटिव प्लांट्स। तो इनमें से वो कोई नहीं आएगा, बट उसका मेटामॉर्फिक रूप क्या है? डायमंड। मेटामॉर्फिक रूप क्या है? डायमंड। लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू मार्बल, एक ही याद रखोगे, लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू मार्बल, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फो। द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस एंड द रिजल्ट इज मार्बल। ओके, अब क्या है, कैसे ये चेंज होते हैं? आप लोगों ने कभी वाटर साइकिल का नाम सुना? नेचर में एक वाटर साइकिल चलते रहती है। जब सनरेज निकलता है तो हीट बढ़ती है, तो पॉन्ड से, प्लांट से, एनिमल से, सी से, सबसे पानी वेपोराइज होकर के ऊपर जाता है। ऊपर जाकर के जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, टेम्परेचर गिरता है तो वो ठंडा हो जाता है, बादल बनता है, बादल से फिर बारिश होती है, बादल से फिर बारिश होती है, और पानी फिर जमीन पे आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेचर का वाटर साइकिल। इसी तरह से नेचर में एक रॉक साइकिल चलती है। क्या चलती है? रॉक साइकिल। लिसन केयरफुली, यहां से शुरू करेंगे। मैग्मा ऊपर आया, इग्नियस रॉक बना। मैग्मा ऊपर आया, इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक का सेडिमेंट मतलब किसी तरह से उसको एनिमल ने ऐसा खुरच करके तोड़ दिया, या भूकंप आया वो टूट गया, किसी तरह से उसका फिर टूट करके क्या बना? छोटे छोटे पार्टिकल्स में बने, उसके फ्रेगमेंट्स बने। वो क्या बना? सेडिमेंट। वो क्या बना? सेडिमेंट। सेडिमेंट बन के लेयर बाय लेयर डिपोजिट होकर के क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से क्या बना? मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक से भी क्या बना? मेटामॉर्फिक रॉक। और माग्मा का भी सेडिमेंट बन सकता है, इग्नियस रॉक का भी सेडिमेंट बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक का भी सेडिमेंट बन सकता है। जस्ट फॉलो द एरो। और ये मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ये इग्नियस रॉक, ये सारे जा करके किसी तरह जमीन के अंदर अगर क्रैक्स आ गया, जमीन के अंदर गिर गए, तो ये मेंटल में क्या होंगे? डिजॉल्व होकर के फिर पिघल जाएंगे, फिर क्या होंगे? माग्मा बन के आएंगे। दिस इज द रॉक साइकिल। दिस इज द रॉक साइकिल। और इसी तरह से अर्थ अपने लेयर को चेंज करते रहती है, लेयर को चेंज करते रहती है। दिस इज द रॉक साइकिल। जस्ट लाइक वाटर साइकिल, देयर इज ऑल्सो अ रॉक साइकिल। द फॉर्मेशन ऑफ रॉक और इंटरचेंज ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ओके, नाउ it is a very interesting chapter. First we see the environment,
देन वी सी द लेयर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज क्रस्ट, व्हाट इज मेंटल, व्हाट इज कोर। अच्छा लिसन वन थिंग, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड अल्मुनियम। उसको क्या बोलते हैं, थोड़ा ये देखो, मैं भूल गया इधर बताना। ओके लिसन, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड अल्मुनियम। इसको क्या बोलते हैं, Cl। क्या बोलते हैं, Cl। Cl लेयर, सिलिका एंड अल्मुनियम। सिलिका एंड अल्मुनियम जो समुंदर के नीचे होता है, जो समुंदर के नीचे होता है, इसको बोलते हैं सीमा। इसको क्या बोलते हैं, सीमा। सिलिका एंड मैग्नीशियम। समुंदर के नीचे वाले क्रस्ट क्या चीज के बने होते हैं, मैक्सिमम सिलिका एंड मैग्नीशियम के। जो नॉर्मल क्रस्ट होते हैं 35 किलोमीटर वाले, वो किसके बने होते हैं, सिलिका और अल्मुनियम के। मैंने क्या बोला था, आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक एंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड सिलिका एंड अल्मुनियम्स आर मिनरल्स। तो ये मिनरल्स बन करके रॉक बनाते हैं और फिर अपना अपना डिफरेंट लेयर बनाते हैं। ओके, एंड कोर इज मेंटल का सर आपने नहीं बताया ये क्या चीज का बना होता है। मेंटल को हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए हैं। उसमें सारे मिनरल्स रहते हैं, उसमें गोल्ड भी रहता है, सिल्वर भी रहता है, एवरीथिंग। तो एक चीज का हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो मोल्टेन स्टेट में रहता है। इट इज नॉट अ रॉक, उसका नाम क्या है, माग्मा। क्या नाम है, माग्मा। तो रॉक की बात करते तो मिनरल बताते, वो तो रॉक है ही नहीं, उसका एक स्पेशल नाम है माग्मा। द मोल्टेन फॉर्म ऑफ रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माग्मा, आउटसाइड द अर्थ इज कॉल्ड लावा। कोर, इसको बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं, नीफे। निकल एंड फेरस यानी आयरन। निकल और आयरन का क्या बना रहता है, कोर। निकल और आयरन का क्या बना रहता है, कोर। तो Cl, सीमा। ऑन द लैंड सीमा, ऑन द लैंड Cl, जहां पे हमारा घर बनाते हैं, Cl लेयर बोलेंगे, Cl, सिलिकॉन एंड अल्मुनियम। बीनीथ द ओशन का लेयर क्या चीज का बना रहता है, सीमा का सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और कोर क्या चीज का बना रहता है, नीफा का, निकल एंड आयरन। ओके, ये याद रखोगे, क्वेश्चन पूछूंगा मैं यहां से। ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। हमने कहा आवर चेंजिंग अर्थ, योर थर्ड एंड फाइनल चैप्टर इज आवर चेंजिंग अर्थ। मैंने उधर ही कहा कि रॉक साइकिल से और डिफरेंट मैकेनिज्म से हमारी अर्थ अपने आप को कंटिन्यूअस चेंज करते रहती है। अर्थ के चेंज करने वाले किसी भी चीज को अगर चेंज करना चाहोगे तो कुछ फोर्सेस चाहिए, कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। तो ताकत हम लगाते हैं। नेचर में ताकत कौन लगाता है, हमको कोई चीज चेंज करना है, इस चेयर को उठा करके उधर फेंकना है या इस बोर्ड को उखाड़ करके फेंकना है, तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये चेंज होगा। नेचर भी अपना फोर्स लगाती है और नेचर के पास दो तरह के फोर्स हैं। एक है इंडोजेनेटिक। क्या है, इंडो। बच्चों इंडो मतलब अंदर, जेनेटिक मतलब जर्नेट होना, इंडो जेनेटिक। और दूसरा है एक्सो जेनेटिक। लिसन केयरफुली, पहला क्या होता है, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक फोर्स जो अर्थ के अंदर से आते हैं, क्या आएगा, वोल्केनो। क्या आएगा, वोल्केनो। अर्थक्वेक, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का हिल जाना इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थ का हिल जाना इज कॉल्ड अर्थक्वेक। लैंड स्लाइड, ये क्या है, इंडोजेनेटिक है। क्वेक, अर्थक्वेक होगा ना तो कहीं उधर हिलेगा तो माउंटेन से स्लाइडिंग भी हो जाएगी, किसकी, लैंड की। और उसके बाद वोल्केनो होगा ना, वोल्केनो से वेरी पावरफुल, ऐसे लॉट्स ऑफ गैसेस, माग्मा, लावा ऐसा बाहर आता है ना, तो वो भी अर्थ को थोड़ा सा सेक कर देता है, हिला देता है। तो उससे भी ये सारी चीजें आ सकती है। ये तीनों ना कपलमेंट्री है, एक आता है तो दूसरा भी आता है। एक्सोजेनेटिक में हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या है, एयर है, कंटिन्यूअस मूवमेंट में है एयर। उसके बाद वाटर है, ओशन है, ये सारे भी लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। ग्लेशियर है, रिवर्स है, तो दीज आर कॉल्ड एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक में क्या आएगा, वोल्केनो। क्या होगा बच्चों, वोल्केनो। उसके बाद क्या होगा, अर्थक्वेक। तीसरा क्या होगा, लैंडस्लाइड। इधर क्या होगा, रिवर होगी, ग्लेशियर होंगे, एयर होगा, सी होंगे, बहुत सारे। तो अर्थ के सरफेस पे ये सारे मिलते हैं। ये सारे चीजें अर्थ के अंदर से होती है। अर्थ के अंदर में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है उसके चलते वोल्केनो होता है, अर्थक्वेक होता है या लैंडस्लाइड होता है। ये अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं। इस तरह से अर्थ अपना फेस, अपने स्ट्रक्चर को, अपने ओरिएंटेशन नहीं, अपने फेसियल ऊपर के क्रस्ट को हमेशा क्या करते रहती है, चेंज करते रहती है। अर्थ का क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, हमको लगता है ये चेंज नहीं होती, ये चेंज काफ़ी स्लोली होती है, काफ़ी स्लोली। मतलब 1 मिलीमीटर कहीं पे चेंज होगा इन 500-300 ईयर्स, तो हम उसको नोटिस नहीं कर पाते। आवर अर्थ
का जो क्रस्ट है इज वेरी डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कंटिन्यूअसली इन मोशन, कंटिन्यूअसली इन मोशन, ये मोशन में रहते हैं और हमेशा अर्थ अपने आप को चेंज करते रहती है। और ये कैसे चेंज करती है हम छोटे छोटे एग्जाम्पल में अच्छे से देखेंगे। ओके, आवर चेंजिंग अर्थ, आवर चेंजिंग अर्थ, और चेंजिंग अर्थ के लिए देयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ अर्थ टू रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस, इंडोजेनेटिक फोर्सेस फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, बाहर वाली फोर्स, अंदर वाली फोर्स, ये दोनों मिलकर के क्या करती हैं, चेंज करती हैं। पहले हम क्या देखेंगे, इंडोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स में सबसे पहले क्या है, लावा। दिस इज अ वोल्केनो, दिस इज अ वोल्केनो। वोल्केनो को, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, वेंट। क्या बोलते हैं, वेंट। ओपनिंग को क्या बोलते हैं, वेंट। इसमें से ऐसा देखो, ये लावा आ रहा है, यहां पे देखो ये लावा सॉलिडिफाई हो गया, ये लावा सॉलिड, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ लावा, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ लावा। और लावा ऐसा रेड हॉट निकलता है, माग्मा ऐसा खौलता हुआ। तो वोल्केनो से एक बात बताओ, इसके नीचे और कुछ होगा, इसके नीचे और कुछ होगा, बट अभी लावा निकल करके ऐसा फैल गया चारों ऊपर। अर्थ ने अपने सरफेस को चेंज कर लिया, अर्थ ने अपने सरफेस को चेंज कर लिया। अगर यहां पे अब मिट्टी होगी तो अब क्या चीज की मिट्टी बनेगी, बेसाल्ट रॉक की। और ये क्या बनेगा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। मैंने क्या बोला था, योर फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर इज इंटरलिंक, इज इंटरलिंक। अभी जो उधर कंफ्यूजन होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ लावा जो होता है, कुछ कुछ लावा जो होता है अंदर ही फंस जाता है, अंदर फंस जाएगा तो वो क्या बनेगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बनेगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो दिस इज लावा और निकल रहा है अंदर से, दैट इज माग्मा। तो इस तरह से अर्थ अपने आप को सेव कर लेती है। लिसन केयरफुली, नेक्स्ट इज अर्थक्वेक, नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। व्हाई आवर अर्थ इज शेकिंग, फर्स्ट क्वेश्चन, आखिर हमारी अर्थ वाइब्रेट क्यों करती है। अब एक छोटा सा और एग्जांपल लो। अर्थ, हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, आउटर सरफेस जो अर्थ का क्रस्ट है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स, इट इज मेड अप ऑफ प्लेट्स, जस्ट लाइक दैट। अर्थ के ऊपर छोटे छोटे प्लेट्स क्रस्ट के बने हुए हैं और दे आर फ्लोटिंग ऑन मोल्टेन मैग्मा, दे आर फ्लोटिंग ऑन मैग्मा। मैंने बताया था ना, ऊपर में सॉलिड, नीचे कोर सॉलिड, बीच में बटर, सेमी लिक्विड बटर। तो सेमी लिक्विड मोल्टेन माग्मा जो होता है उसके ऊपर में ये यहाँ पे डॉट 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 क्या है, ये क्या है, माग्मा। इस पे क्या, ये अर्थ के क्रस्ट के प्लेट्स है। ये प्लेट्स ना कभी कभी आपस में क्या करते हैं, ऐसा फ्रिक्शन करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। और फ्रिक्शन करने में एक के ऊपर चढ़ जाता है, कोई दोनों ऐसे टकरा जाते हैं। दीज आर द रीजन फॉर शेकिंग ऑफ द अर्थ, दीज आर द रीजन फॉर द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, दीज आर द रीजन। प्लेट्स का आपस में टकराना, फोर्सफुली, स्लोली ऐसे टकरा गया, डेट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। द प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। और इसी प्रोसेस से जब अर्थ थोड़ा सा वाइब्रेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। तो हमारे हमारे प्लेट्स बने हुए हैं, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, डिफरेंट प्लेट से, टुकड़ों में बना हुआ है। वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो टुकड़ों में। अगर कंटिन्यूअस रहता तो अर्थक्वेक कभी आता ही नहीं, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है, टुकड़ों में बना हुआ है। तो कभी कभी ये टुकड़े आपस में ना ऐसा एक्सीडेंट, थोड़ा सा ऐसा फ्रिक्शन कर लेते हैं, उसके चलते अर्थ क्या होती है, वाइब्रेट कर जाती है। और वाइब्रेट करती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए रहते हैं और उसके पूरे बेसमेंट को ही कोई हिला दिया, ऐसे हिला देने से सारी बिल्डिंग धड़ाम से गिर जाती है। बट आपको अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना, जहां पे, लिसन केयरफुली, 29 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है तुम्हारा अर्थ का क्रस्ट का थिकनेस। अब 35 किलोमीटर में, अब यहां से यहां तक कहीं भी 35 किलो के अंदर जहां पे ये टकराया, 35 किलोमीटर इज अ बिग लेंथ। अब वहां पे प्लेट्स कहीं पे भी ऐसा टकराया, उस जगह को क्या बोलते हैं, फोकस। उस जगह को क्या बोलते हैं, फोकस। अर्थक्वेक स्टार्टेड इनसाइड द अर्थ एंड वी फील ऑन द सरफेस। फोकस के जस्ट ऊपर, फोकस के परपेंडिकुलर ऊपर को हम क्या बोलते हैं, इपिसेंटर। कभी भी इधर आपके समय में, जैसे अभी टर्की में अर्थक्वेक आया था, तो वहां पे ये पता किया जाता है कि इपिसेंटर कहां था, इपिसेंटर कहां था। मतलब अर्थ के प्लेट्स ने आपस में कहां एडजस्टमेंट की। तो जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। जहां पे शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस। और फोकस के जस्ट ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इपिसेंटर। इपिसेंटर के जस्ट नीचे जहां से अर्थक्वेक इनिशिएट हुआ उसको क्या बोलते हैं, फोकस। और उसके बाद ये ट्रेवल करता है। इसके 3 वेव होते हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। P4 प्राइमरी वेव, S4 सेकेंडरी वेव एंड L4, इसको कोई लव वेव भी बोलते हैं, इसको लिंगर हाइड वेव भी बोलते हैं। तो P4 प्राइमरी वेव, S4 सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, ऐसा लगेगा, ऐसा ऐसा करके जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेकेंडरी वेव
ऐसा ऐसा, इसको मारेगी, ऐसा ऐसा हिलेगा। तो सेकेंडरी वेव इज मोस्ट डेंजरस, सेकेंडरी वेव इज मोर डेंजरस, इससे ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन हो गया, माउंटेन भी निकल गए, माउंटेन से मिट्टी आ गई, अर्थ का सरफेस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अर्थ अपने आप को इंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है, पहला क्या है, वोल्केनो, उसमें माग्मा आ जाता है, चारों एरिया में फैल जाता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि महाराष्ट्र के रीजन में, मतलब महाराष्ट्र के रीजन में क्या, पूरे साउथ के रीजन में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सारे रीजन में पुराने जमाने में बहुत सारे वोल्केनो इरप्शन हुए थे। तो उस तरह से क्या हुआ, इधर काली मिट्टी बन गई और बेसाल्ट फैल गया, इसके नीचे नॉर्मल मिट्टी ही होगी, लेकिन उसका बहुत बड़ा लेयर है और वो अब कहीं नहीं जाने वाला है। तो अर्थ ने अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। दैट इज द रीजन, एक लेयर बैठ गया ना, महाराष्ट्र में कभी भूकंप नहीं आता, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, डेक्कन ट्रैप। इसके ऊपर इतना ज़्यादा लोड है ना कि नीचे में अगर भूकंप भी आता है तो नीचे ही रह जाता है। तो महाराष्ट्र में कभी भूकंप नहीं आता। एक एक्सेप्शन है, लातूर। लातूर में भूकंप एक बार आया था, बाकी महाराष्ट्र में कहीं भूकंप नहीं आता नॉर्मली। ओके, कहां चला गया ये? ओके, तो ये हम देख रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंडस्लाइड। यहां पर अगर एक छोटुआ को बैठा दिया और वो यहां पे ऐसे बैठ करके ऐसे स्लाइड किया और यहां पे आ गया, तो इसको आप लोग खेलते हो ना, स्लाइडिंग करना। इसी तरह से माउंटेन से या हाईलैंड से पूरे मास में पेड़ पौधों के साथ पूरा पहाड़ ही स्लाइड करता है, बोलता है हम भी स्लाइडिंग करेंगे। लेकिन इसके स्लाइडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके स्लाइडिंग में जो वैली में घर वगैरह इस तरह से रहते हैं ना, सारे मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ और उसमें कितने लोग, 1400 लोग ऐसे ही दब गए रातों रात। तो दिस इज, अब एक बात बताओ, यहां से सरफेस अपना चेंज कर लिया, यहां पर पहले लोग रहते थे, अब किसी को आप नहीं ढूंढ पाओगे। इसको साफ करने में भी कितना समय जाता है, पूरी मिट्टी, पूरा पहाड़ी आ जाता है, पेड़ पौधे सारे चीजों के साथ आ जाता है। दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। व्हेन लैंड मूव इन अ मास, व्हेन लैंड मूव इन अ मास फ्रॉम हायर अल्टीट्यूड टू लोअर अल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैंडस्लाइड, इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। जैसे आप इधर से सीढ़ी से चढ़ते हो, यहां से स्लाइड करके आते हो, उसी तरह कभी कभी लैंड को मन करता है कि हम भी स्लाइड करेंगे, लेकिन ये स्लाइड करता है तो बहुत लोग अपलिफ्ट हो जाते हैं, बहुत लोग अपलिफ्ट हो जाते हैं। मतलब लिसन, ये स्लाइड किया, ये सारे घर हैं, ये सिटी है, सिटी के ऊपर पूरा आकर के ऐसा बैठ जाता है और घर में लोग दब करके रह जाते हैं, पूरे अपने प्रॉपर्टी के साथ। घर भी गया, गाड़ी भी गई, एनिमल्स भी गए। दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड्स, दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड्स। और ये भी एक इंडोजेनेटिक फोर्स है, जिसके चलते अर्थ अपने फेस को चेंज करती है, अर्थ अपने फेस को चेंज करती है। नेक्स्ट इज, जितने भी सरफेस वाले जो एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जेसीबी क्यों लाया, जेसीबी को काम करते हुए जरूर देखा होगा। तो एक बात याद रखना, जितने भी, अब इंडोजेनेटिक फोर्स का खत्म हो गया। इंडोजेनेटिक फोर्स में क्या याद रखना, वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। इंडोजेनेटिक में वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। एक्सोजेनेटिक जो होते हैं उनमें एक समानता होती है, सिमिलैरिटी होती है, वो इरोजन करते हैं और डिपोजिशन करते हैं। अब ये समझोगे कि इरोजन क्या हुआ। जेसीबी ने मिट्टी उठाई, दैट इज कॉल्ड इरोजन, और एक जगह यहां पे जमा की, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। लिसन केयरफुली, जहां से कुछ भी उठेगा दैट इज कॉल्ड इरोजन, और जहां पे वो रखेगी दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो ये जितने सरफेस एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं वो यही काम करते हैं, कहीं से उठाते हैं और कहीं पे रखते हैं, कहीं पे उठाते हैं और कहीं पे रखते हैं। यानी कि यहां पे जेसीबी एक तरह से कहा जाए तो क्या कर रही है, इरोजन। क्या कर रही है, इरोजन। और यहां पे जेसीबी क्या कर रही है, डिपोजिशन, डिपोजिशन। क्या कर रही है, डिपोजिशन। तो चाहे वो रिवर हो, एयर हो, हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे देखेंगे कि एयर ने यहां से मिट्टी उठाई और यहां पे डिपॉजिट किया, रिवर ने यहां से मिट्टी उठाई और यहां पे डिपॉजिट किया, ग्लेशियर ने यहां से मिट्टी उठाई और यहां पे डिपॉजिट किया। मिट्टी उठाई, पत्थर उठाया, दिस इज डिफरेंट थिंग, बट एक जगह से वो उठाएंगे, लॉस ऑफ सोयल एंड डिपोजिशन ऑफ सोयल। तो ये जितने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है वो इसी दो प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एक जगह से उठाते हैं, दूसरी जगह रखते हैं। अगर जैसी भी यहां से उठा करके यहां रखेगी तो एक जगह मिट्टी का पहाड़ बना देगी, दूसरी जगह गड्ढा कर देगी। फेस चेंज हो गया अर्थ का, अर्थ का क्या हो गया, फेस चेंज। और यही जेसीबी वाला काम कौन करती है, हमारा रिवर, वाटर, एयर, सी वेव्स। सो
पहले हम किसके बारे में देखेंगे? रिवर्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? रिवर के बारे में। रिवर एक जगह ओरिजिनेट होती है और जा करके रिवर कहां मिल जाती है? समुंदर में। कहां मिल जाती है? समुंदर में। रिवर का यही टारगेट होता है, जीवन का यही लक्ष्य होता है कि चाहे मुझे कितना भी तकलीफ हो, एक दिन जा करके मुझे किस में मिलना है? ओशन में। और इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ रिवर। क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ रिवर। पूरे जर्नी को हम क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ रिवर। ये आपको नहीं समझना, बट ये समझिए, कोर्स ऑफ रिवर का मतलब द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम ओरिजिनेटिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या होगा? या तो माउंटेन होगा जहां पे बहुत सारे ग्लेशियर होंगे, या फिर कोई ओवरहेड लेक होगा जहां से रिवर निकलती होगी। ओके, ये तो इस तरह की तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो सकते हैं। और पूरे रास्ते में रिवर जो भी कमाल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्स ऑफ रिवर। क्या बोलेंगे? कोर्स ऑफ रिवर। लिसन केयरफुली, जब अगर माउंटेन से रिवर आएगी और माउंटेन से जब नीचे उतरेगी तो उस समय वो क्या बनाएगी? वाटरफॉल। क्या बनाएगी? वाटरफॉल। बाकी सारे वर्ड्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्या बनाएगी? वाटरफॉल। क्या बनाएगी? सबसे पहले वाटरफॉल। वाटरफॉल के बाद जब माउंटेन से, यहां पे माउंटेन है, यहां पे प्लेन है, तो माउंटेन से यहां से बना करके वाटरफॉल निकली और माउंट अब प्लेन में चलेगी। रिवर कभी भी ना ऐसा स्ट्रेट नहीं चलती है, रिवर हमेशा ऐसा सर्पेंटाइन मूवमेंट करती है, जस्ट लाइक अ स्नेक। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड मिएंडरिंग। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड मिएंडरिंग। तो रिवर मिएंडरिंग कहां करती है? प्लेन में। रिवर मिएंडरिंग कहां करती है? प्लेन में। और मिएंडरिंग ऐसा करते 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 ऐसा चिपक जाती है कभी कभी, और ये कट करके अलग हो जाता है, रिवर का डायरेक्शन ऐसा सही हो जाता है। और ये देखो देखो, ये जो रिवर है ना, पहले यहां से ऐसे जाती थी, उसके बाद यहां से कट गई और ये छोटा सा पानी छोड़ दिया, इसको बोलते हैं ऑक्सबॉ लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबॉ लेक। तो प्लेन में रिवर मिएंडरिंग के चलते क्या बनाती है? ऑक्सबॉ लेक। रिवर अपने रास्ते भर से मिट्टी खुरचते रहती है। ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ वाटर, रिवर क्या अपने साथ साथ पहाड़ से पत्थर लाती है, अगर ले जाने लायक रहा तो ले आती है, नहीं तो किनारे पे कहीं छोड़ देती है। और जिस रास्ते से वो जाती है, धीरे 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 रिवर की डेप्थ बढ़ जाती है और गड्ढे बनते जाते हैं। लास्ट में रिवर जहां पे समुद्र में मिलने वाली होती है, वहां पे रिवर की स्पीड काफी स्लो हो जाती है, तो वो सारे चीजों को वहीं पे डिपॉजिट कर देती है। डेट इज कॉल्ड डेल्टा। डेट इज कॉल्ड डेल्टा। और इसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ओशन एंड रिवर इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। ये माउथ ऑफ द रिवर में रिवर की स्पीड काफी स्लो हो जाती है, तो जो भी उसके पास पार्टिकल्स होते हैं उसको वहां माउथ ऑफ द रिवर पे रख देती है, और उसको क्या बोलते हैं हम? डेल्टा। उस जो मिट्टी वो लाई है पूरे अपने रास्ते में और एक जगह डिपॉजिट कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सुंदरबन। क्या है? सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, इट इज इन इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर का डेल्टा से मिलकर के बना, तो इसको क्या बोलते हैं? सुंदरबन, मतलब डेल्टा, जहां माउथ ऑफ द रिवर पे जो डिपॉजिट कर देती है। तो लिसन, रास्ते भर रिवर ने क्या किया? इरोजन। रास्ते भर रिवर ने क्या किया? इरोजन। और लास्ट में पुट कहां कर दिया? डेल्टा के पास। तो डिपोजिशन, रिवर ने इरोजन किया और डिपोजिशन किया। प्लेन में क्या बनाया? ऑक्सबॉ लेक। माउंटेन पे क्या बनाया? वाटरफॉल। माउंटेन पे क्या बनाया? वाटरफॉल। सो इरोजन एंड डिपोजिशन, इरोजन एंड डिपोजिशन, जस्ट लाइक जेसीबी, पूरे कोर्स में रिवर ने इरोड किया और ला करके डेल्टा में जमा कर दिया। सरफेस चेंज्ड, अर्थ का सरफेस चेंज। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ओशन। दिस इज ओशन। सी वेव्स, क्या बोलते हैं इनको? सी वेव्स। आप समुद्र कभी देखे होंगे, हमेशा देयर इज अ कंटिन्यूअस वेव कमिंग एंड कमिंग कमिंग। सी बीच, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सी बीच। समुंदर अपने अंदर से जो भी कहीं से इरोजन किए हुए रहता है वो ला करके सीधा सी बीच पे डिपॉजिट करता है। तो डिपोजिशनल फीचर ऑफ सी वेव्स इज सी बीच। डिपोजिशनल फीचर ऑफ सी वेव्स से क्या बनता है? सी बीच। इरोजनल फीचर देखो, जस्ट इमेजिन कि समुद्र में एक बड़ा सा पत्थर है। ये क्या है? बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है समुद्र के बीच में, कहीं से माउंटेन आ गया, और यहां पे ना इस पत्थर पे क्या था? एक जगह छोटी सी वीक पॉइंट थी। कंटिन्यूअस सी वेव्स उसको मारा, थोड़ा सा नोचा, मारा, थोड़ा सा इरोज किया, मारा, थोड़ा सा इरोड किया। धीरे धीरे देखोगे ना तो वहां पे क्या बन जाता है? सी केव। कुछ दिन के बाद, 500 साल, 100 ईयर्स, 1000 ईयर्स के बाद क्या बन जाएगा? सी वेव्स, सी केव्स। सी केव को भी अंदर में पानी जाकर के इरोड कर रहा है, फिर वापस ला रहा है, उसको बीच पे जमा कर रहा है। इधर से इरोड कर रहा है, ऐसे आ रहा है, इधर जमा कर रहा है, तो इधर क्या बना रहा है? सी बीच। और यहां पे क्या कर रहा है? सी केव। इरोजन डिपोजिशन, इरोजन डिपोजिशन। यहां पे खुरच खुरच कर क्या बना दिया? सी केव।
उस पत्थर को खुरचते खुरचते सी केव जब आर पार पत्थर को कर दिया ना, मतलब पत्थर के इधर से देखोगे तो उधर तक दिख रहा है, उसको बोलते हैं सी आर्च। क्या बोलते हैं? सी आर्च। फिर भी वेव ने नहीं छोड़ा, वेव फिर भी अटैक कर रहा है। सी आर्च यहां तक आया, फिर यहां तक आया, फिर यहां तक आया, फिर यहां तक, खत्म हो गया बीच से। क्या बच गया? एक अलग पत्थर हो गया, डेट इज कॉल्ड स्टेक। फिर भी नहीं छोड़ा रिवर ने, सॉरी समुद्र ने फिर भी नहीं छोड़ा, इसको यहां पे खुरचते खुरचते तोड़ दिया, डेट इज कॉल्ड स्टंप। 1000 ईयर में अगर आप 100 साल के बाद किसी समुद्र किनारे को देखते हो, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज नेचुरली। मैं ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सी वेव्स कंटिन्यूअस स्ट्राइक करते रहती है और कुछ ना कुछ ले जाती। कभी आप देखना, जहां पे हमारे घर का बाथरूम का नल जो है ना, हमेशा जो लीक करते रहता है बूंद बूंद, वो भी गड्ढा कर देता है हमारे स्लेब पे, तो समुद्र तो थोड़ा जोर से मारते रहता है। तो ऑलवेज देयर इज अ इरोजनल फीचर एंड डिपोजिशनल फीचर। तो सी वेव्स इरोजनल फीचर क्या है? इरोजनल फीचर क्या है? सी केव, सी आर्च, सी केव, सी आर्च, स्टेक, स्टंप। स्टेक, स्टंप, सी केव, सी आर्च, स्टेक, स्टंप। जब पत्थर अलग हो गया, डेट इज कॉल्ड स्टेक, उसको घिस घिस के छोटा कर दिए, स्टंप। जब एक तरफ से होल था, सी केव, होल आर पार हो गया पूरे पत्थर में, सी आर्च, सी आर्च। डिपोजिशनल फीचर इज सी बीच, जहां पे आप लोग घूमने जाते हो, सी बीच। ओके, डिपोजिशनल इरोजन। नाउ ग्लेशियर, व्हाट इज ग्लेशियर? द हाई अल्टीट्यूड देयर इज अ रिवर ऑफ आइस, देयर इज रिवर ऑफ आइस एंड दे आर क्रीपिंग, फास्ट नहीं चलते। ग्लेशियर्स आर ऑलवेज स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, they are always sliding downwards. These are mountain tops and these are frozen ice, high frozen ice. They are continuously sliding, during their slide ये क्या करते हैं? अपने साथ पत्थर मिट्टी भी ऐसा नीचे से खुरच करके लाते हैं। इरोजनल, इधर क्या हो रहा है? इरोजनल। अब ये यहां पे आया, तब तक टेम्परेचर, जब हाई अल्टीट्यूड से नीचे ये आते हैं तो नीचे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो ये क्या होने लगते हैं? मेल्ट होने लगते हैं। मेल्ट होकर के पानी आगे जा रहा है, तो यहां तक जो पत्थर लाए थे वो यहीं पे रह जाता है। जो छोटे छोटे पत्थर लाए थे वो ऐसे ऐसे लेयर बना लेता है। पहले ये यहां पे आया, डिजोल्व हुआ तो यहां पे पत्थर छोड़ के चला गया, फिर यहां पे आया तो यहां पे डिजोल्व हुआ तो ये पत्थर छोड़ के चला गया। दीज आर कॉल्ड मोरैन्स। आपको सिर्फ याद रखना मोरैन, टर्मिनल मोरैन, ग्राउंड मोरैन, रिसेशनल मोरैन एंड टर्मिनस ग्लेशियर, ये आपको याद नहीं रखना है। यू जस्ट रिमेंबर मोरैन। ग्लेशियर आपको क्या बना करके देता है? मोरैन स्ट्रक्चर। मोरैन मतलब छोटे छोटे पत्थर जो ये अपने फ्रिक्शन से स्लाइड करते हुए लाया था, उसके बाद यहाँ पे ये डिजोल्व होने लगते हैं, पानी बन के बह जाते हैं, पत्थर वहीं रुक जाता है, डेट इज कॉल्ड मोरैन। इट इज अ आर्च लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे ये पत्थर छोड़ के जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। दीज आर कॉल्ड मोरैन्स। नेक्स्ट एयर। नेक्स्ट इज एयर। एयर का जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर है वो हमको डेजर्ट एरिया में बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलता है। जब हवा चलती है इधर से, इसमें बता सकते हो हवा किधर से आ रही है? हवा इधर से चल रही है। वो सेंड पार्टिकल को ऐसे ऐसे चढ़ा चढ़ा करके ऊंचा कर देती है। दिस हिल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ऐसा स्लाइडिंग बना देती हैं ला करके सैंड ड्यून्स। दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग देयर प्लेसेस इन डेजर्ट एरिया। ये सैंड ड्यून्स कभी यहां दिखता है अचानक से, फिर हवा उड़ा करके इसको यहां बना देगी। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। हिल लाइक स्ट्रक्चर, सैंड ड्यून्स। व्हेन सैंड पार्टिकल और ग्रेन पार्टिकल ऑफ सैंड इज वेरी फाइन, वेरी माइन्यूट, देन इट फॉर्म लोएस। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। दीज आर कॉल्ड लोएस। ये कहां मिलता है? चाइना में। कहां मिलता है? चाइना में कौन सा डेजर्ट है? गोबी डेजर्ट है। तो चाइना में जब ग्रेन पार्टिकल थोड़ा मोटे होंगे तो क्या बनेगा? सैंड ड्यून्स। जब ग्रेन पार्टिकल बहुत फाइन होंगे डेजर्ट में तो क्या बनेगा? लोएस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ग्रेन पार्टिकल्स को लेकर के हवा बहुत स्पीड चलती है। सहारा वगैरह डेजर्ट में, कालाहारी डेजर्ट में जाकर के देखो बहुत ऐसा स्पीड चलती है, और ये जो
रॉक हैं, दे आर लाइमस्टोन, दे आर लाइमस्टोन रॉक, ये काफी थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। और एयर के साथ क्या जा रहा है, ग्रेन पार्टिकल, एयर के साथ क्या जा रहा है, ग्रेन पार्टिकल, और वो इसको फ्रिक्शन से खुरच के ऐसा शेप बना देते हैं, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। दीज आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स। जो सॉफ्ट रॉक रहते हैं ना, उनको हवा क्या करती है, हवा अपने साथ क्या लगे, जैसे क्रीम में छोटे छोटे एप्रिकॉट के सीड डाल देते हैं, और ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं और वो क्रीम में क्या रहता है, एप्रिकॉट के सीड, और वो ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है, चेहरा हो जाता है क्लीन। इसी तरह से हवा ने क्या किया, अपने अंदर रेत मिला लिया, बालू, और बालू के साथ उड़ी, और इसको ऐसा खुरच के इसको भी साफ कर दिया, इसने कुछ ज्यादा ही उसको साफ कर दिया, तो इसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, दिस इज कॉल्ड मशरूम रॉक। तो यहां से एयर ने क्या किया, इरोजन, और कहीं ले जाकर के डिपॉजिट कर रही होगी। यहां से इस सैंड ड्यून को उठा करके, यहां पहले सैंड ड्यून यहां था, उसके बाद उठा करके यहां रख दिया, इरोजन डिपोजिशन, फिर इरोजन, फिर डिपोजिशन। तो ये जितने भी हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ये एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो दीज आर द थिंग्स। आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे मैं क्या बोल रहा था, इन्वायरमेंट चैप्टर में 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। 22 सितंबर को इसी मंथ में आएगा, वर्ल्ड रिवर डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड रिवर डे। ये सब याद रखोगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अप्रिशिएट करना, और इसको रिवाइज करके एक बार नोट्स पढ़ना। ऑल कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर पूछना। ओके, थैंक यू।